गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लिया। मतलब आज हम देखेंगे विदेशी जो कि कर्ज होता है, पब्लिक डेब्ट होता है, मतलब कर्जा जो होता है, तो वो कौन से, मतलब आज सारे हम पीएम देखेंगे जो इंडिया की हिस्ट्री में आए और देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया। तो यार इसकी हमें काफी ज्यादा लोगों ने इसका बोला कि इस पर वीडियो एक बना के लाई जाए। तो देखते हैं मतलब कौन सा वो पीएम था जिसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया, और सबका भी शायद इसमें हमें आइडिया हो जाएगा भाई कि किसने कितना लिया। तो भाई ये कर्ज वैसे भी ऐसी चीज है ना जो मतलब हर कंट्री लेती है, इसमें तो कोई शक नहीं। वो बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे अमेरिका का पता है कितना कर्ज है आपको? नहीं, आपको मैं बताता हूँ, 23 ट्रिलियन $। 23 ट्रिलियन? हाँ, 23 इतना तो ट्रिलियन उसकी जीडीपी नहीं होगी जितने उसका जीडीपी से ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम का भी इसी तरह ज्यादा है। चाइना का मेरे ख्याल में 5 ट्रिलियन है। हम तो किसी खाते में नहीं आते। हाँ ना, हम तो मतलब बहुत। अब देखते हैं इंडिया का टोटल कितना है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन काल में कभी न कभी कर्ज यानी डेट की जरूरत पड़ती ही है। इसके लिए हम अपने रिश्तेदारों या बैंक से संपर्क करते हैं। ठीक उसी तरह देश चलाने के लिए सरकारों को भी कर्ज की जरूरत पड़ती है। ये कर्ज मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट यानी आंतरिक कर्ज वह होता है जो देश के अंदर ही कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस से बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल यानी विदेशी कर्ज वह होता है जो किसी देश अथवा वर्ल्ड बैंक या IMF से एक निश्चित अवधि के लिए उच्च ब्याज दर पर लिया जाता है। किसी भी सरकार के लिए इंटरनल डेट से ज्यादा विदेशी कर्ज चुकाना सबसे बड़ी समस्या होती है। दोस्तों, हमारे देश भारत पर भी जून 2021 तक $570 बिलियन का विदेशी कर्ज हो चुका है। इसी के साथ ये भी कहा जाने लगा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लेने वाले पीएम बन गए हैं। दोस्तों, हमने इस बात की गहराई से जांच की तो 1970 से 1921 तक का डाटा हमारे हाथ लगा। इस डाटा में 1970 से अब तक ईयर बाय ईयर भारत पर कितना विदेशी कर्ज बढ़ता गया इसकी डिटेल थी। दोस्तों, हम इस वीडियो में ईयर बाय ईयर डाटा न बताकर किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत पर कितना विदेशी कर्ज बढ़ा था ये आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंदिरा गांधी। दोस्तों, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक था। उसके बाद 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक उनका आखिरी कार्यकाल रहा। दोस्तों, चूँकि हमारे पास 1970 से डाटा मौजूद है, इसलिए हम आपको यह बताना चाहेंगे कि 31 मार्च 1970 तक भारत पर $8.42 बिलियन का कर्ज था, जो 31 मार्च 1977 तक बढ़कर $15.41 बिलियन हो चुका था। इंदिरा गांधी जब 1980 में फिर सत्ता में आई तब भारत पर $20.72 बिलियन का कर्ज था। सिर्फ 4 सालों में यानी 1984 तक भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर $32.76 बिलियन उस टाइम का ये बहुत कर्ज था। इस तरह देखा जाए तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत पर लगभग $20 बिलियन का विदेशी कर्ज चढ़ गया था। अभी मोरारजी देसाई हैं। दोस्तों, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। चूँकि 31 मार्च 1977 को भारत पर विदेशी कर्ज $15.41 बिलियन था, जो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बढ़कर $18.19 बिलियन हो गया। इस तरह श्री देसाई के कार्यकाल में $2.68 बिलियन का कर्ज भारत के ऊपर चढ़ गया था। 2 साल में 2। चरण सिंह। दोस्तों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल महज 6 महीने का रहा था। वे 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इस दौरान भारत का विदेशी कर्ज $18.19 बिलियन से बढ़कर $20.72 बिलियन हो चुका था। यानी चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में भारत पर $2.53 बिलियन बढ़ गया था। राजीव गांधी अब आए। दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। वे 31 अक्टूबर 1984 से
2 दिसंबर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, 89 1984 में भारत पर कुल विदेशी कर्ज 32.76 बिलियन डॉलर था, लेकिन दिसंबर 1989 तक बढ़कर यह 80.72 बिलियन डॉलर हो चुका 48 था। बिलियन यानी डॉलर राजीव बढ़ा। गांधी ने अपने कार्यकाल में लगभग 48 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह। दोस्तों 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने कार्यकाल में भारत पर लगभग 3 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ा दिया था। 3 जब 2 दिसंबर को वीपी सिंह का कार्यकाल शुरू हुआ था, तब भारत पर 80.72 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज था, लेकिन 10 नवंबर 1990 को जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से 3 रिजाइन बिलियन किया, चढ़ाया। तब भारत पर 83.6 बिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका था। 21,000 करोड़ का मतलब। चंद्रशेखर। दोस्तों 10 नवंबर इनको नहीं 1990 जानता से वैसे, हाँ, 21 जून मैं 1991 तक महज 223 दिनों के लिए भारत के अच्छा, प्रधानमंत्री 223 रहे दिनों के लिए। चंद्रशेखर के कार्यकाल में भारत पर 9 विदेशी महीने। कर्ज बढ़कर 84.85 बिलियन डॉलर हो चुका था। यानी चंद्रशेखर के कार्यकाल में 1.25 लगभग बिलियन। 1.25 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया था। अभी तक राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा, राजीव गांधी ने चढ़ाया। दोस्तों लगातार इंदिरा गांधी और राजनीतिक राजीव अस्थिरता गांधी। के बाद देश में अगले 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार बनी। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 16 मई 1996 तक इस पद पर बने रहे। हालांकि नरसिम्हा राव जी ने ही भारत में उदारीकरण की शुरुआत करते हुए एफडीआई को मंजूरी दी थी, जिस कारण भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ और भारत एक आर्थिक सुधार के रास्ते पर बढ़ ये काफी चला। अच्छा फैसला लेकिन उन्हीं के शासनकाल में एक शर्मनाक घटना भी हुई थी, जिसने देश की प्रतिष्ठा पर इमरजेंसी कभी न लगी थी ना? मिटने वाला एक दाग लगा दिया था। 1991 दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा वो भंडार उस वक्त रिजर्व खत्म बहुत हो ज्यादा गया था। कम हो हाँ। जाने के कारण तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुझाव पर पीवी नरसिम्हा राव ने 47 टन सोना ब्रिटेन के पास गिरवी रख दिया था। 47 बात करें विदेशी कर्ज की, तो पीवी नरसिम्हा राव के सत्ता में आने के वक्त भारत पर 84.85 बिलियन डॉलर का कर्ज था, जो 1996 में बढ़कर 93.97 मतलब बिलियन 9 डॉलर करोड़ का लिया। नौ- इस तरह 9 अरब पीवी डॉलर नरसिम्हा का। राव ने अपने कार्यकाल में लेकिन 9.12 फॉरेस्ट का बिलियन मसला डॉलर का हुआ। कर्ज लिया था। उस टाइम मतलब इमरजेंसी समझो एक किस्म की लग गई थी। दोस्तों नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी हाँ। वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हाँ, बने, वाजपेयी। लेकिन उनकी सरकार महज 16 दिनों में ही गिर गई 16 दिनों थी। में? उनके बाद एचडी हैं? देवेगौड़ा भारत के ये प्रधानमंत्री क्यों यार? बने। वे जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 16 भारत दिनों के में भाई? प्रधानमंत्री रहे थे। लगभग 10 महीने के उनके कार्यकाल में भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 94.06 यानी 1 बिलियन अरब डॉलर डॉलर से हो ज्यादा गया। इसके नहीं, यानी कम, देवेगौड़ा के कम। कार्यकाल में भारत पर महज 36 मिलियन डॉलर हाँ। यानी 0.36 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ा था। 360 मिलियन इंद्र डॉलर। कुमार। दोस्तों एचडी देवेगौड़ा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। उनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 ये मुझे से विजय 19 माल्या मार्च जैसा लगता है। 1998 तक था। 21 नहीं अप्रैल भाई, वैसे लग 1997 रहे हैं तक वैसे। भारत का विदेशी कर्ज 94.06 बिलियन डॉलर था, जो आई के गुजराल के कार्यकाल में बढ़कर 98.33 बिलियन डॉलर हो मतलब गया। एक साल इस में तरह देखा तकरीबन। जाए तो इंद्र कुमार गुजराल ने अपने छोटे से कार्यकाल में भारत के ऊपर तुमको 4.27 बिलियन डॉलर के कर्ज का बोझ बढ़ा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों 19 मार्च 1998 को भारत के अगले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उनका कार्यकाल 22 मई 2004 तक रहा। इस दौरान भारत का आर्थिक विकास तेजी से हुआ, लेकिन साथ ही भारत पर विदेशी कर्ज भी बढ़ा। वाजपेयी जी के पीएम बनने के वक्त भारत पर विदेशी कर्ज 98.33 बिलियन डॉलर था, जो 31 मार्च 2004 को बढ़कर 123.64 बिलियन डॉलर हो गया। इस तरह मतलब 25 वाजपेयी जी बिलियन। के कार्यकाल में भारत पर विदेशी कर्ज अभी भी राजीव गांधी का ज्यादा है, 25.31 बिलियन 48 डॉलर बढ़ गया था। 48 उन्होंने वोट लिया था। मनमोहन सिंह। मनमोहन। दोस्तों 22 मई 2004 को ये डॉक्टर 10 मनमोहन साल सिंह रहे ने हैं ना? भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। उन्होंने लगातार 10 साल तक अपने 2 टर्म पूरे किए। उनका कार्यकाल 26 मई 2014 को खत्म हुआ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बेस्ट अर्थशास्त्री बताया जाता था, उन्होंने ही नरसिम्हा राव सरकार के समय वित्त मंत्री रहते हुए भारत का सोना गिरवी रख दिया वो इन्होंने- था और प्रधानमंत्री हाँ, बनने के 84 बाद भारत पर 83 इतने टन विदेशी जो सोना कर्ज था। लाद दिए जितना पिछली किसी सरकारों के समय भी इतना कर्ज नहीं था। दोस्तों 2004 में मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भारत पर 123.64 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज था। अगले 5 साल यानी 2009 के उनके पहले टर्म तक भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 256.31 बिलियन डॉलर हो कितना चुका है? था।
यानी एक काल में, 1947 5 से सालों में। 2004 तक भारत की पिछली सरकारों ने जितना कर्ज लिया था उससे $10 बिलियन ज्यादा यानी $133 बिलियन का ये कर्ज एक 5 सालों में। मनमोहन सिंह ने हाँ, अपने 5 5 साल साल के कार्यकाल में ही ले लिए। ओ भाई, दोस्तों ये भी शायद कम था, इसलिए महान अर्थशास्त्री का तमगा पा चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल में $184.3 बिलियन का कर्ज भारत पर चढ़ा दिया। 440 टोटल हो गया दोस्तों 10 26 सालों मई में। 2014 को जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तब भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर मतलब यहाँ पर ज्यादा कर्ज हुआ है। $440.61 बिलियन बहुत हो खराब चुका यहाँ था। से हुआ। इस तरह अपने 10 साल के कार्यकाल 16 में डॉक्टर बिलियन। मनमोहन सिंह ने भारत पर $316.97 बिलियन का कर्ज 10 चढ़ा सालों में दिया था। $316 मिलियन बहुत ज्यादा। बिलियन डॉलर, सॉरी। अब मोदी जी दोस्तों का भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 26 मई 2014 को पीएम बने तब भारत के ऊपर $440.61 बिलियन का विदेशी कर्ज हो चुका था। अपने पहले कार्यकाल में यानी 2019 तक नरेंद्र मोदी ने भी $120 बिलियन का कर्ज लिया था। 120। इस तरह 2019 में भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 560.03 बिलियन हो चुका था। दोस्तों 30 जून 2021 तक भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 570 बिलियन मतलब हो 10 चुका बिलियन है। अभी दूसरे यानी में बढ़ा है। अगले 2 दो सालों सालों में में। भारत के ऊपर 10 इन 2 बिलियन सालों में डॉलर कम का बढ़ा कर्ज है। बढ़ा है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन 7 सालों में भारत के ऊपर अभी तक 130 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ चुका है। दोस्तों इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो भारत को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबोने मनमोहन वाले सिंह थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। दोस्तों इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत ने 1970 से अभी तक सिर्फ 5 मौकों पर ही जितना विदेशी कर्ज लिया था उससे ज्यादा का भुगतान किया है। पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में, वाजपेयी जी ने 2001 में, मनमोहन सिंह ने 2005 में और नरेंद्र मोदी जी ने 2016 तथा 2019 में लिए गए विदेशी कर्ज और मूलधन का भुगतान भी किया मतलब था, वापस जिस कर कारण दिए। विदेशी कर्ज में थोड़ी कमी भी है। हाँ, वापस किए। दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा कि भारत को सबसे अधिक कर्ज में डालने वाले प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। और यार ये ऑथेंटिक न्यूज होती है क्योंकि सारे मतलब वो डेटा जानकारी जो गवर्नमेंट की तरफ से ही लेते हैं। यार मतलब सबसे ज्यादा मतलब बोल रहे थे लोग कि मोदी जी ने लिया, लेकिन नहीं, वो मनमोहन सिंह ने लिया। यार असल में मैंने एक शुरू से ये बात नोट की है ना। पहले तो देखो जितना 1947 से लेकर 1970 से मतलब ये इस तरह बता रहे हैं, मतलब 47 से बात बता रहा हूँ, टोटल कर्ज की मैं बात कर रहा हूँ। 2004 तक था टोटल 123 बिलियन डॉलर था। फिर 2009 तक मनमोहन सिंह के 5 साल में वो चला गया 256 और फिर अगले 5 साल में सीधा 440 पे, यानी 320 बिलियन डॉलर का कर्ज, जो कि बहुत ज्यादा हिस्ट्री में मैं कहता हूँ इंडिया की सबसे ज्यादा था। तो इसमें इस वीडियो के लास्ट देखा जाए पहले नंबर पे लिया है सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह जी ने, सेकंड नंबर पे लिया मोदी जी ने, लेकिन थर्ड नंबर पे लिया राजीव गांधी ने, फोर्थ नंबर पे इंदिरा गांधी ने, फिफ्थ नंबर पे अटल में। मतलब ज्यादा मतलब लिया गया। उसमें भी एक बात है ना, देखो मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए, मतलब जो 2014 में आए, उन्होंने सबसे करप्शन बहुत ज्यादा थी, करप्शन बहुत थी, इसी वजह से ये सारा होता रहा है। जाहिर बात है खजाने में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता इस तरह। 2014 में जब आए तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा है कि नोटबंदी कर दो बड़े बड़े, क्योंकि करप्शन लोगों ने इतना पैसा अपने घरों में रखा हुआ था, सब कुछ करप्शन ज्यादा थी। नोटबंदी हुई, बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद नोटबंदी के बाद फिर उन्होंने मेक इन इंडिया का काम स्टार्ट किया। मतलब असल विकास जो स्टार्ट हुआ 2014 के बाद। यार ये सब कहते हैं कि 2014 के बाद हुआ, और बाकी लाख भी रहा कि 2014 के बाद सही विकास। और इन्होंने इसमें 2015-16 में जिस तरह बता रहे हैं, मोदी जी ने वापस भी किया कर्ज काफी सारा बाहर का। और दूसरी मेन बात यह है कि यार इतने ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स अभी भी स्टार्ट है, इतने काम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हालांकि कोरोना भी आया, सब कुछ आया, उसके बावजूद भी देखो इंडिया अभी जो है ना फिर भी जो है ना बहुत अच्छी की तरफ जा रहा है। क्योंकि आखिरी देखो भाई, वैसे और लिहाज से देखा जाए ना, जिस तरह और वेस्टर्न कंट्रीज को देख लो, उनका कर्ज के सामने इंडिया का अभी भी कर्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 570 बिलियन डॉलर मैं कहता हूँ अभी भी, इससे ज्यादा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। 1991 में तो फॉरेक्स रिजर्व ही चला गया था। यही मैं बात करने, फॉरेक्स रिजर्व जीरो हो गया था। मैं यही बात करने वाला था। देखो 2004 के बाद 2014 तक फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का कितना था, अभी देखो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है।
ट्रेड कितनी थी वो आप चेक अंदाजा करना, लगा सारा सकते मतलब हैं। हर चीज में हाँ। मतलब इंडिया ने तरक्की की है उसके बाद, ये बहुत बड़ी तो बात गाइस है आप यार। लोग इसके बारे में क्या मानते हैं, मतलब आपके लिहाज से जिसने कर्ज लिया सही जगह लगाया या नहीं लगाया, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें जरूर बताएं। बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।